जब हम दक्षिण पूर्व एशिया का नाम सुनते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? खूबसूरत बीच, शानदार छुट्टियां, यही सब ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये इलाका सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा है? असल में इसने दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही गहरी और सेंट्रल भूमिका निभाई है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये पुराना नक्शा हमें एक ऐसे दौर में वापस ले जाता है जब ये इलाका दुनिया के सबसे डायनामिक सेंटर्स में से एक था। सोचिए, यूरोप की ताकतों के उभरने से भी बहुत पहले, कई सदियों तक ये ग्लोबल नेटवर्क्स का एक धड़कता हुआ दिल था। तो चलिए दक्षिण पूर्व एशिया को एक नए नजरिए से देखते हैं, एक ऐसे सेंट्रल चौराहे की तरह जिसने हजारों सालों से व्यापार, धर्म और ताकत की ग्लोबल धाराओं को शक्ल दी है। ये कहानी अलग थलग रहने की नहीं, बल्कि गहरे कनेक्शन की है। और इस जुड़ाव की कहानी शुरू होती है समुद्र से। चलिए इस इलाके के उन मूल निवासियों पर फोकस करते हैं जिनकी समंदर पर पकड़ और काबिलियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद हैरान कर दे कि इस इलाके के नाविकों, जिन्हें ऑस्ट्रोनेशियन कहते हैं, उन्होंने ही इंडियन ओशन में दुनिया का पहला असली समुद्री व्यापार नेटवर्क बनाया था। और ये सब मशहूर सिल्क रोड से भी सदियों पहले की बात है। और जो बात सच में चौंकाती है वो है इनके प्रभाव का टाइम स्केल। जरा सोचिए, दूसरे बड़े प्लेयर्स के सीन पर आने से सदियों पहले ही ये अफ्रीका, भारत और चीन को जोड़ रहे थे। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 10वीं सदी तक इनका दबदबा बना रहा। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत हैं। बोरोबुदुर की नक्काशी उस पुराने व्यापार की कहानी को एक चेहरा देती है और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त सबूत है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमें मरीन सिल्क रोड के बारे में अपनी आम सोच को बदलने की जरूरत है। इसे चलाने वाले और इसकी दिशा तय करने वाले मुख्य रूप से चीन के नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के नाविक थे। अब देखिए, जहां सामान का व्यापार होता है वहां आइडियाज भी तो साथ चलते हैं। इस इलाके की व्यापार के केंद्र के तौर पर जो भूमिका थी, उसने से बहुत जल्द ही धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का भी एक संगम बना दिया। सबसे पहले लहर आई बौद्ध धर्म की, जिसने जिंदगी के बड़े सवालों पर एक नई सोच दी और व्यक्तिगत आचरण पर जोर दिया। बोरोबुदुर जैसे स्मारक इसके गहरे असर की आज भी गवाही देते हैं। और लगभग उसी वक्त हिंदू धर्म भी यहाँ फैला। इसे खास तौर पर यहाँ के शासकों ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए अपनाया। देवराज यानी ईश्वर राजा का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिससे वो खुद को देवताओं जैसा दिखा सकें। और ये खूबसूरती से यहाँ की स्थानीय परंपराओं में घुल मिल गया, जैसा कि प्रम्बनन के मंदिरों में दिखता है। और फिर आया इस्लाम। ये धर्म तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि शांति से, व्यापार के रास्तों से फैला और इसने समुद्री दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। जैसा कि यहाँ लिखा है, जब बौद्ध श्रीविजय साम्राज्य ने इस्लाम अपनाया तो मलक्का स्ट्रेट एक इस्लामी जलमार्ग बन गया। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जाहिर है, इतना फलता फूलता चौराहा बाहरी दुनिया की नजरों से ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सका। जल्द ही बाहर की ताकतें यानी औपनिवेशिक और शाही शक्तियां इस पर कब्जे के लिए होड़ करने लगी। यूरोप से इस कहानी में एंट्री होती है पुर्तगालियों की। उनका मकसद एकदम साफ था, मसालों के फायदेमंद व्यापार पर अपना कंट्रोल करना। 1511 में मलक्का पर उनका कब्जा इसी नए दौर की शुरुआत थी। अब देखिए, विदेशी कब्जे की इन दो बड़ी लहरों के मकसद एकदम अलग थे। एक तरफ यूरोपीय थे जो व्यापार के रास्तों और रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहते थे। दूसरी तरफ था जापान, जिसका लक्ष्य ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाना और अपनी जंग के लिए संसाधन जुटाना था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल गया। जापान ने बातें तो बड़ी बड़ी की पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने की, लेकिन असल में उनका कब्जा बहुत क्रूर और शोषण से भरा था। उनका एक ही मकसद था, अपने साम्राज्य को फायदा पहुंचाना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पुराने साम्राज्य ढह रहे थे और एक नई सुबह का आगाज हो रहा था। ये दौर था आजादी का और एक मॉडर्न पहचान की तलाश का। यूरोपीय ताकतों का सूरज डूब रहा था और नए आजाद देश उभर रहे थे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। सुकर्णो और हो ची मिन जैसे नेताओं ने अपने लोगों को आजादी की राह दिखाई, पर यह रास्ता अक्सर हिंसा और उथल-पुथल से भरा था। इस सारी उथल-पुथल के बीच इस इलाके ने भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो साल था 1967। इसी साल आसियान की नींव रखी गई,
एक ऐसा संगठन जिसने दुश्मनी की जगह आपसी सहयोग को चुना, और ये एक मॉडर्न सामूहिक पहचान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, हजारों सालों से ये इलाका दुनिया की धाराओं का केंद्र रहा है। आज जब दुनिया की धाराएं एक बार फिर बदल रही हैं, तो ये प्राचीन चौराहा हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे शक्ल देगा? Like, share, subscribe.